हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे उसी गुप्त साम्राज्य की ही। ठीक है, तो इससे पहले कि इस गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड या इस वंश से रिलेटेड जो भी क्लास हो चुकी है, पहले आप उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट करेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप यार वहां से सहजता पूर्वक पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन सारी वीडियोस का भरपूर आनंद ले सकते हैं। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे गुप्त साम्राज्य में ही जो हमारा कुछ महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में यार हम लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड चर्चाएं की थी। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो केवल और केवल बात करेंगे इस वंश के शासकों के संदर्भ में, यानी ऐसे कौन कौन से शासक हुए जो कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत अपनी सत्ता को स्थापित कर पाए। ठीक है, और कब तक वो इस शासन पर अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और बाकायदा इंडिया में अपना शासन चलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के संदर्भ में आज बात करेंगे। तो क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में, और वीडियोस का या इस क्लास का भरपूर आनंद लेते हुए बात करते हैं गुप्त साम्राज्य में ही जो हमारे शासक आते हैं उन शासकों के संदर्भ में। सर्वप्रथम जो मैं बात करूंगा वो बात करेंगे हम श्री गुप्त की। देखते हैं इसी में गुप्त साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में जो हमने अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंतर्गत वो आता है हमारा घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त के पश्चात में आता है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। एंड इसी के पश्चात में चंद्रगुप्त के पश्चात में आता है हमारा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। एंड इसी के पश्चात में समुद्रगुप्त के पश्चात जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में चंद्रगुप्त के पश्चात में एक शासक हमारा और आता है जिसको हम लोग कुमार गुप्त के नाम से जानते हैं, कुमार गुप्त के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में एक शासक और आता है जिसको हम स्कंद गुप्त बोलते हैं, स्कंद गुप्त। यार यही स्कंद गुप्त तक ही हमारा ये जो गुप्त साम्राज्य होता है बड़े ही बेहतरीन तरीके से चलता है, और ये सारे के सारे गुप्त साम्राज्य के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे और शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक इस भारत देश पे अपनी सत्ता को स्थापित किया और बाकायदा शासन या अपने साम्राज्य में राज्य भी किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण शासक थे। महत्वपूर्ण क्या, इतने शासक ही इसमें हमको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत इतना ही पढ़ना है। एंड इसी के संदर्भ में और बात करें तो स्कंदगुप्त के पश्चात में हमारा जो भी ये गुप्त साम्राज्य होता है यार उसके बाद के जो हमारे शासक आते हैं वो उतने मजबूत नहीं हो पाते हैं। अर्थात इसका जो शासन काल होता है वो 455 से लेकर के 467 के मध्य में होता है स्कंदगुप्त का। तो ये 467 के आसपास में स्कंदगुप्त अर्थात जब ये अपनी सत्ता को समाप्त करता है, इसकी मृत्यु हो जाती है,
तो गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल में अभी हम बात करेंगे डिटेल में। तो इसके अंतर्गत दो शासकों का अध्ययन हमने और करना है। एक को हम लोग भानुगुप्त बोलते हैं, भानुगुप्त, एंड एक को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो सबसे लास्ट या अंतिम शासक गुप्त वंश का कौन होता है? वो हमारा विष्णुगुप्त होता है। ठीक है, फिलहाल में ये छोटे छोटे शासक होते हैं तो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जिस कारणवश इतिहास में इनके संबंध में जानकारियां कम प्राप्त होती हैं। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं इसी में ये जो श्रीगुप्त होता है, इसका जो शासन काल होता है या जो गुप्त वंश की स्थापना करता है वो करता है 240 एडी में, यानी ईस्वी से लेकर के 280 तक में इसका शासन काल देखने के लिए मिल जाता है। 280 के पश्चात में 319 ईस्वी ये होता है घटोत्कच गुप्त का, चंद्रगुप्त का 319 से 335 के मध्य में, एंड 335 के पश्चात में 375 के मध्य में, 375 के बाद में 415 के मध्य में, 415 के मध्य में द्वितीय का शासन होता है। एंड इसी के पश्चात में 415 से एंड इसी के पश्चात में 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक क्या होता है? ये स्कंद गुप्त का शासन काल देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल में ये जो गुप्त साम्राज्य होता है, इससे पहले की क्लास में यार हम लोगों ने पढ़ा है या अध्ययन किया था कि ये 4वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी के मध्य में ये साम्राज्य हमारा इंडिया में उभर करके सामने आता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि 300 ईस्वी से लेकर के लगभग की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में कोई एग्जैक्ट लोकेशन इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को प्राप्त नहीं होती है। इस कारणवश जो भी हमारी घटनाएं इस प्राचीन इतिहास में बाकायदा घटना घटित हुई है, वो इतिहासकारों ने अपने अनुमान के बेस पे पूरा का पूरा इतिहास लिखा गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, तो इसी कारणवश ये 300 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी के मध्य में गुप्त साम्राज्य हमारा विकसित हुआ। यह किसका मानना है? तो ये हमारे इतिहासकारों का मानना है, जिन्होंने इतिहास लिखा और बाकायदा उसका अध्ययन भी किया। ठीक है, तो ये था हमारा स्कंद गुप्त के संदर्भ में। लेकिन यहां से अभी हम लोगों ने देखा कि 550 तक शासन चलता है, तो जिस कारणवश यार महत्वपूर्ण शासक 67 तक ही होते हैं, लेकिन फिर भी 510 के आसपास यानी 67 के पश्चात में 510 के आसपास भानुगुप्त का शासन चलता है, एंड 10 से फिर 50 के मध्य में वो फिर हमारा विष्णुगुप्त का शासन काल चलता है, जो कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक के तौर पे जाना जाता है। इतनी चीजें याद रखनी हमने। ठीक है, इसी के पश्चात में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक शासक के संदर्भ में कि सर्वप्रथम श्रीगुप्त आता है तो क्या करता है, एंड जो भी यार सिस्टम होगा वो हम इस चैप्टर के माध्यम से बाकायदा अध्ययन करेंगे, एंड इसी के संदर्भ में सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन यहां से बनता है या इस चैप्टर से बनता है तो वो हमारा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसी में सर्वप्रथम किसके संदर्भ में? श्रीगुप्त के संदर्भ में। श्रीगुप्त के संदर्भ में जो भी बात करते हैं, थोड़ी सी ये बात करते हैं कि श्रीगुप्त जो था ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। ये हमें याद रखना है कि गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी या गुप्त वंश की स्थापना किस शासक के शासनकाल द्वारा की गई? तो वो था हमारा श्रीगुप्त। कब की थी? 240 ईस्वी में। और श्रीगुप्त का शासनकाल कब से
कब तक होता है? तो 240 से 280 के मध्य में ये श्रीगुप्त का शासनकाल देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब इतिहासकार ऐसे हैं जिनके मध्य कुछ मतभेद दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ किताबों में या कुछ पुस्तकों में यार इनका जो शासनकाल है वो हमको 280 दिया गया है, लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें केवल और केवल 275 के मध्य में इनका शासनकाल दिखाया जाता है। ठीक है, तो दोनों तारीखें याद रखनी है, 240, 280 या 240 से लेकर के 275 ईस्वी के मध्य में, तो ये इसका शासनकाल होता है। एंड इसी के संदर्भ में यार इससे पहले हम लोगों ने ये जाना था कि जितने भी हमारे गुप्त शासक हुए उनके संदर्भ में जानकारियां हमको एक लेख से मिलती है या एक अभिलेख से मिलती है, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका वर्णन अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको श्रीगुप्त के शासनकाल का चर्चा देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें इतने बेहतरीन तरीके से श्रीगुप्त के बारे में दिया गया है कि इतिहासकारों ने जब उस प्रयाग प्रशस्ति लेख का अध्ययन किया तो उन्होंने अंदाजा लगाया, केवल और केवल अनुमान के बेस पे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो भी हमारा ये श्रीगुप्त का नाम दिया गया है ये सर्वप्रथम सबसे पहले दिया गया है। तो इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखना स्टार्ट किया गुप्त साम्राज्य का, तो उन्होंने इस इतिहास में इस चैप्टर के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि श्रीगुप्त जो था वो हमारे गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का क्या था? संस्थापक था। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका नाम सबसे ऊपर दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में इतिहासकारों ने इस घटना को इस तरीके से वर्णित करने का प्रयास किया है। एंड इसी के संदर्भ में और बात करें तो ये छोटे स्तर पर यानी बहुत ही बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर साम्राज्य को केवल स्थापित करता है, क्योंकि इसका शासनकाल भले ही लंबा समय तक था ये, लेकिन उतना अधिक कार्य नहीं कर पाता है, जिस कारणवश इतिहास में या प्राचीन इतिहास में इतिहासकारों ने इसके संदर्भ में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। ठीक है, केवल और केवल स्थापना करता है और उसके पश्चात में इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है थोड़े दिनों के पश्चात में। एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश की नींव रखता है। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं दूसरा शासक जो आता है घटोत्कच गुप्त, जिसका शासनकाल 280 ईस्वी से लेकर के 319 के मध्य में होता है। ये घटोत्कच गुप्त कौन होता है? तो ये हमारा श्रीगुप्त का पुत्र होता है। किसका पुत्र होता है? श्रीगुप्त का पुत्र होता है। इसको याद रखना है हमने। श्रीगुप्त का पुत्र होता है कौन? घटोत्कच गुप्त। और जब ये सत्ता में आता है तो ये भी कोई मतलब उतना विस्तार रूप नहीं देता है साम्राज्य का, ये भी शासन करता है, जो भी जितने समय तक होता है शासन करता है, लेकिन उतना विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता है। यानी आता है कुछ बहुत या थोड़े समय तक सत्ता को स्थापित करता है, शासन करता है और व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास भी करता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक यह अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाता है, अर्थात टिक नहीं पाता है। ठीक है, तो इन दोनों के संदर्भ में जो भी हमारी जानकारियां प्राप्त होती हैं वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ही प्राप्त होती हैं। फिलहाल में इन दोनों के संदर्भ में ही नहीं, गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक हमारे हुए हैं उन सभी के संदर्भ में जो हमको या इतिहासकारों को जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इसके संदर्भ में भी जानकारी वहीं से प्राप्त हुई इतिहासकारों को। इस कारणवश इतिहासकारों ने बाकायदा श्रीगुप्त के पुत्र अर्थात घटोत्कच गुप्त के संदर्भ में
इतिहास को लिखा, बाकायदा वर्णित करते हुए। और इनके संदर्भ में इतिहासकारों का यह मानना था कि गुप्त साम्राज्य का यह पहला शासक था। कौन था? गुप्त साम्राज्य का यह पहला शासक या राजा था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। जैसे ही ये शासक बनता है तो इसको एक उपाधि दी जाती है जिसको हम महाराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये घटोत्कच गुप्त के संदर्भ में इतनी सारी बातें बोली गई और फाइनली ये अपने साम्राज्य को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास करता है और चलाने का भी प्रयास करता है, लेकिन उतने बेहतरीन तरीके से इसका शासनकाल भी नहीं चल पाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये हमारा तीसरा जो शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम। यहां से इतिहासकारों को इतिहास लिखने में आनंद भी आया और जो भी स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने में भी आनंद आया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा चंद्रगुप्त प्रथम है ये घटोत्कच गुप्त का कौन था? ये पुत्र था। किसका पुत्र था? घटोत्कच गुप्त का। घटोत्कच गुप्त का पुत्र था हमारा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट ये नहीं करेंगे कि ये चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का है, एक चंद्रगुप्त था हमारा मौर्य वंश का। ठीक है, तो शासन काल में भी डिफरेंस है और नाम में भी डिफरेंस है, ये बात हमें याद रखनी है। इसी के संदर्भ में चंद्रगुप्त के संदर्भ में बात करें तो पूरा का पूरा जो गुप्त साम्राज्य है वो बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है, यानी पूरे गुप्त साम्राज्य की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है चंद्रगुप्त प्रथम से। अभी तक जो दोनों शासक थे वो यार छोटे स्तर पे शासक थे, ज्यादा दिनों तक शासन को नहीं संभाल पाते हैं और एक स्थानीय स्तर पर ही अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और उसके बाद में समाप्त भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर प्रश्न बनता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और केवल ये पूछता है कि मतलब गुप्त साम्राज्य का हमारे संस्थापक, तो वो श्रीगुप्त के संदर्भ में बात करेंगे। तो इतनी चीजें याद रखनी हमने। ठीक है, तो यहां से अपनी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में। इसके संबंध में ये बोला गया कि ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यार शक्तिशाली भी था चंद्रगुप्त प्रथम और इसका जो शासनकाल था वो 319 से 335 के मध्य में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अपनी सत्ता को स्थापित करता है बाकायदा गुप्त वंश के तौर पे। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में जब ये शासक बनता है तो एक कैलेंडर चलवाता है। कौन सा कैलेंडर चलवाता है? यानी जब चंद्रगुप्त शासक बनता है, चंद्रगुप्त जब शासक बनता है तो एक कैलेंडर चलवाता है जिसको हम लोग गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। गुप्त संवत के नाम से जानते हैं और अभी तक हम लोगों ने जब से प्राचीन इतिहास पढ़ना आरंभ किया तब से ये इंडिया में चलाया गया तीसरा कैलेंडर है। ये भी हमें याद रखना है। पहला कैलेंडर वो उज्जैन के हमारा स्थानीय शासक था, रुद्रदामन को परास्त करता है तो एक कैलेंडर चलवाता है जिसको हम लोग विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात कनिष्क का शासनकाल आता है, अर्थात कुषाणों का शासनकाल आता है। तो कनिष्क जो हमारा शासक था उसके द्वारा एक कैलेंडर चलवाया जाता है जिसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। एंड इसके पश्चात में ये जब गुप्त साम्राज्य आता है तो यहाँ पे हमारा एक महत्वपूर्ण शासक उभर करके आता है। जब ये शासक बनता है तब एक कैलेंडर चलवाता है भारत के अंतर्गत जिसको हम लोग गुप्त संवत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कैलेंडरों के संदर्भ में याद रखना है हमने। एंड इसी के पश्चात में
ये जो हमारा चंद्रगुप्त प्रथम था, ये जब कैलेंडर वगैरह मतलब चलने लगता है, इसके पश्चात में यही सब कार्य इसके सराहनीय लगे, लोगों को भी, समाज के लोगों को भी, और जितने भी ये कार्य करता था वो समाज के प्रति इतने सराहनीय कार्य करता था कि लोग काफी प्रभावित होते थे। ठीक है, जिस कारणवश इसको यार काफी महत्वता दी गई प्राचीन इतिहास में गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। एंड इसी के पश्चात में जब ये शासक बन के उभर करके आता है तो इसको भी एक उपाधि दी गई, गुप्त साम्राज्य की पहला शासक ये था, ये भी गुप्त साम्राज्य का यह भी पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इससे पहले जो हमारे घटोत्कच गुप्त थे उन्होंने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन ये जो हमारा चंद्रगुप्त है यह भी पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कब धारण की? शासक बनने के पश्चात में। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त प्रथम को इस मतलब गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी बताया और काफी महत्वपूर्ण शासक के तौर पे इनको क्या किया गया, जाना गया। एंड इसी के पश्चात में ये एक नई परंपरा विकसित करता है अपने शासन काल के दौरान में। क्या करता है कि ये भी हम लोगों ने इससे पहले अध्ययन किया था मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बिंबिसार के संदर्भ में। बिंबिसार का क्या कहना था कि बिंबिसार ने भी एक मतलब परंपरा या नई परंपरा विकसित की थी जिसको यानी वो क्या करता था कि मतलब युद्ध ना करके उसने वैवाहिक संबंध बना करके अपने साम्राज्य को विस्तरित करने का प्रयास किया। तो वो पहला ऐसा शासक था ऐसा करने वाला तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। और जब ये गुप्त साम्राज्य आता है तो यह दूसरा ऐसा शासक है जो कि युद्ध को उतना महत्वता ना दे करके हमारे वैवाहिक परंपरा को महत्व देता है। और इसका मानना यह था कि हम युद्ध ना करके अपने साम्राज्य को विकसित ना करेंगे, हम वैवाहिक परंपरा को अपना करके अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। अर्थात जिस भी क्षेत्र को हमको जीतना होगा हम वहां के जो भी राजा होंगे उनसे जो भी होगा अपना हम लोग बातचीत करेंगे और वहां की राजकुमारी से अपना क्या करेंगे, विवाह रचाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारा साम्राज्य वहां तक क्या होगा, विस्तरित होगा। या जहां पे भी हम विवाह करेंगे वहां का जो शासक होगा वो हमारे अंडर में हो जाएगा, तो हमारा साम्राज्य और विस्तरित होगा या फैल जाएगा। ठीक है, तो इस परंपरा को भी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा विकसित किया गया। और इन्होंने एक हमारी राजकुमारी थी, कहां की, लिच्छवी की राजकुमारी। लिच्छवी की राजकुमारी थी हमारी, जिसको कुमार देवी के नाम से जानते हैं। नाम याद रखना। इनसे ये क्या करते हैं, मतलब विवाह करते हैं। और विवाह करने के पश्चात में इनका क्या होता है, यहाँ पे शासन स्थापित हो जाता है या यहाँ पे इनकी सत्ता यहाँ तक स्थापित होती है। और यह ऐसी परंपरा को अपनाने वाला प्राचीन इतिहास के अंतर्गत दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक के तौर पे जाना गया। एंड इसी के संदर्भ में बात करें तो इन्हीं सारी गतिविधियों को देखते हुए, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो भी हमारे इतिहासकार हैं उनका मानना यह था कि गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक के तौर पे और सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पे चंद्रगुप्त प्रथम को देखा जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये चंद्रगुप्त का शासनकाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इतनी सारी चीजें चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में याद रखनी हमने। एंड इसी के पश्चात में चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात में शासन हमारा करने आते हैं समुद्रगुप्त।
यानी ये चंद्रगुप्त का पुत्र होता है समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर के 375 के मध्य में होता है। बात करते हैं समुद्रगुप्त के संदर्भ में। समुद्रगुप्त जो होता है यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शासक माना गया प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने भी कई ऐसे कार्य किए कि लोग इनसे प्रभावित हुए। ये क्या करता है, मतलब जो भी हमारे ये समुद्रगुप्त होते हैं इनको मतलब एक तरीके से बोले तो इतिहासकारों के द्वारा काफी ज्यादा मतलब इनके संदर्भ में वर्णन देखने के लिए मिल जाता है इतिहास में। ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहासकारों का मानना यह था कि समुद्रगुप्त भी कोई मतलब कम शक्तिशाली शासक नहीं था। यह भी अपने साम्राज्य को विस्तरित करने के लिए, सुदृढ़ रूप देने के लिए काफी सारे प्रयास करता है। अब काफी सारे प्रयास तो करता है और इनके संदर्भ में भी हमको जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से देखने के लिए मिल जाती है। और फिलहाल में यह चंद्रगुप्त से भी शक्तिशाली शासक था हमारा, कौन? समुद्रगुप्त। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र ही होता है। ठीक है, इसने क्या किया था कि यह इतना शक्तिशाली शासक था कि इसने जब युद्ध करना स्टार्ट किया, ये वैवाहिक परंपरा को नहीं अपनाता है। ये अपने साम्राज्य के अंतर्गत क्या करता है कि ये वैवाहिक परंपरा को ना अपना करके ये युद्ध की नीति को अपनाता है। ठीक है, युद्ध की नीति अपनाता है और जितना भी आर्यावर्त का क्षेत्र था अर्थात उत्तर भारत का क्षेत्र था, वहां जितने शासक थे उनको पराजित करता है और उनको पराजित करने के पश्चात में दक्षिणावर्त में आता है अर्थात दक्षिण वाले क्षेत्र में युद्ध करने जाता है। वहां पे जितने शासक होते हैं उनको भी वो क्या करता है, पूरी तरीके से पराजित करता है और अपने साम्राज्य को एक विशाल रूप प्रदान करने का प्रयास करता है। यह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। कौन? समुद्रगुप्त। तो इसके शासनकाल में एक गुप्त साम्राज्य ज्यादा विस्तृत हुआ समुद्रगुप्त के। ठीक है, और इसको एक हमारे इतिहासकार हैं जिनको हम लोग विसेंट स्मिथ के नाम से जानते हैं। ये विसेंट स्मिथ जो थे इन्होंने मतलब समुद्रगुप्त को एक संज्ञा दी है। क्या? अर्थात एक नाम दिया है, इसको भारत का नेपोलियन बोला गया है। ये याद रखना है। इन्हीं के संदर्भ में क्या बोला गया? समुद्रगुप्त के संदर्भ में भी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, एंड एक हमारे इतिहासकार हैं जिनको हम लोग विसेंट स्मिथ के नाम से जानते हैं। इनका मानना यह था या इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह करके संबोधित किया है। नेपोलियन। अब भारत का नेपोलियन क्यों कहा? मैंने इससे पहले बोला कि ये उत्तरावर्त यानी आर्यावर्त, संपूर्ण आर्यावर्त को और दक्षिणावर्त को भी क्या करते हैं, यहाँ के जितने शासक होते हैं उनको पराजित करता है। अर्थात उत्तर भारत में 9 शासकों को और दक्षिण भारत में 12 शासकों को ये समुद्रगुप्त क्या करता है, परास्त करता है, जिसकी जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें समुद्रगुप्त के संदर्भ में बड़े ही बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये यार किसने, हरिसेन के द्वारा मतलब लिखा गया। और ये जो हरिसेन होते हैं ये समुद्रगुप्त के दरबारी हमारे लेखक या कवि होते हैं, या इन्हीं के मतलब एक तरीके से बोले तो दरबार में रहते हैं हरिसेन, और इन्हीं के दरबार में रहते हुए इन्होंने एक रचना की जिसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जाना गया।
अब ये जो प्रशस्ति लेख है ये केवल इसका नाम प्रशस्ति लेख है, लेकिन ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। हमारे यूपी का एक जिला पड़ता है कौशाम्बी, ये लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन इसको मिडिवल हिस्ट्री में आगे हम अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में जब हमारी मुगलिया सल्तनत आती है तो मुगलिया सल्तनत में हमारा एक शासक होता है जिसको हम लोग अकबर के नाम से जानते हैं। तो जब उसका शासन काल आता है तो वो उस प्रशस्ति लेख को वहां से उठवा करके प्रयाग में ला करके स्थापित करता है। अर्थात ये जो हमारा यूपी का एक जिला और पड़ता है जिसको हम प्राचीन नाम में इलाहाबाद बोलते थे और आज के तौर पे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अकबर द्वारा उस लेख को स्थापित करवाया गया, तभी से इसको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जाना गया। एक प्रकार का अभिलेख ही था, ठीक है, जिसके संदर्भ में जानकारी जितने भी हमारे गुप्त साम्राज्य के शासक हैं इनके संदर्भ में तो जानकारियां प्राप्त होती ही हैं, लेकिन मुगलिया सल्तनत के कुछ हमारे शासक थे जैसे जहांगीर और उनके संदर्भ में उनके साथ हमारे या अकबर के साथ हमारे एक रहता था हमारा उनका एक तरीके से बोले तो सलाहकार टाइप में जिसको बीरबल के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में भी जानकारी इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके की कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जो कि बाकायदा हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिख दिया गया। और यही जब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ तो पुरातत्वविदों ने उस मतलब छानबीन करके या खुदाई करके कहीं से भी ला करके वो इतिहासकारों को प्रदान किया और इतिहासकारों ने बाकायदा उसका अध्ययन किया बड़े ही बेहतरीन तरीके से। और अध्ययन करने के पश्चात में पूरे के पूरे गुप्त साम्राज्य का इतिहास आज लिख करके रख दिया प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। इसी के पश्चात में हम जो अध्ययन करने हैं वो इसके बाद ये बात करते हैं कि समुद्रगुप्त ने इतनी सारी चीजें इसके शासन काल में हो जाती हैं, ठीक है। एंड यार एक बात और याद रखनी है कि ये जो समुद्रगुप्त होता है इसके समय में जो भी हमारे सिक्के वगैरह चलवाए गए उस सिक्कों में एक तरीके से बोले तो ये कला का या कला के क्षेत्र का इसको कलाएं बहुत पसंद थी, कला से ये काफी प्रभावित होता था। तो जिस कारणवश इसने क्या किया कि ये जो कला से प्रभावित तो था ही, तो इसने अपने शासनकाल के दौरान में जो भी सिक्के छपवाए उन सिक्कों पे बाकायदा अपना चित्रण करवाया और किस प्रकार का वीणा को बजाते हुए। तो इसके समय के जो सिक्के प्राप्त हुए सोने के सिक्के वो प्राप्त हुए पुरातत्वविदों को और फिर से वही घटना घटित हुई कि पुरातत्वविदों ने ला करके दिया किसको, इतिहासकारों को, और बाकायदा इतिहासकारों ने उसको अपनी सूझबूझ के माध्यम से अध्ययन किया, जाना, पहचाना कि किस शासन काल का है, किस राजा का सिक्का है, किस राजा की फोटो छपी है। इस सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने उस सिक्के के माध्यम से भी गुप्त साम्राज्य का इतिहास लिख दिया बाकायदा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। तो इस संदर्भ में भी हमें इस समुद्रगुप्त के संदर्भ में सारी चीजें याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में इसको एक कविराज की संज्ञा भी इतिहासकारों के द्वारा दी गई समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो इसको भी हमें याद रखना है। इस कारणवश इस पूरे के पूरे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हमारे था वो समुद्रगुप्त का शासनकाल ही देखने के लिए मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा समुद्रगुप्त के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में ये 375 के पश्चात में इसका भी एक पुत्र आता है जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। इसका शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी के मध्य में चलता है। बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की।
देखते हैं इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में जो हमने बात करनी है, शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी के मध्य में शासनकाल देखने के लिए मिल जाता है और यह भी काफी महत्वपूर्ण शासक के तौर पे जाना गया। अपने शासनकाल के अंतर्गत या गुप्त साम्राज्य के ये जो भी तारीख थी, इस शासनकाल के अंतर्गत ये शासक हमारा महत्वपूर्ण शासक के तौर पे जाना गया। एंड इसी के संदर्भ में ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये समुद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के पश्चात में इसके शासक के तौर पे सामने या गद्दी को संभालता है और काफी महत्वाकांक्षी एक तरीके से बोले तो महत्वाकांक्षी राजा के तौर पे जाना गया। एंड इसी के पश्चात में ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, जब ये शासक बनता है तो ये भी क्या करता है कि हम लोगों ने इससे पहले की पहले वाली क्लास में अध्ययन किया था। क्या अध्ययन किया था? अध्ययन ये किया था यानी पोस्ट मौर्य पीरियड में, यानी जो भी हमारा मौर्योत्तर काल था, छोटे छोटे हमारे शासक उभरते हैं जिसमें हम लोगों ने शकों का अध्ययन किया था। तो ये शकों को पराजित करता है और उनको पराजित करने के पश्चात में एक उपाधि धारण करता है जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। क्या करता है? जब सत्ता में आता है तो ये शकों को पराजित करता है, शकों को पराजित करता है, जिस उपलक्ष्य में ये क्या करता है कि जब शकों को पराजित करता है तो इस उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि धारण की जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की उपाधि होती है जो कि जो भी हमारा शासक इस उपाधि को रखता है या कोई भी उपाधि को रखता है, क्योंकि पहले के शासक, पहले के राजा महाराजा वो अपने आप को दूसरे राजाओं से कुछ अलग दिखाने के लिए या दूसरे राजाओं से कुछ अलग उपेक्षा करते हुए या उनसे कुछ हट करके दिखने के लिए, अपने आप को और गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए उपाधि रखते थे और सभी अपने अपने अनुसार अपनी उपाधि रखते थे। तो ये भी क्या करता है चंद्रगुप्त द्वितीय कि जैसे ही सत्ता में आता है तो ये भी शकों को पराजित करता है। शकों को पराजित करने के पश्चात में एक उपाधि धारण करता है जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में जब ये शासक बनता है तो एक कार्य और करता है अपने शासनकाल के दौरान में कि चांदी के सिक्के चलवाता है। चांदी के सिक्के चलवाता है ये कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलवाता है, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। इसके पश्चात में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण घटना हमारी ये घटती है कि इसके शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। इसके पश्चात हम मध्यकालीन का इतिहास करेंगे तो वहां पे भी हम लोग अकबर का अध्ययन करेंगे मुगलिया सल्तनत में, तो हम लोग वहां पे भी देखेंगे कि मतलब अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। जस्ट उसी प्रकार से ये समुद्रगुप्त के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे, अर्थात इनके दरबार में 9 ऐसे व्यक्ति थे या 9 व्यक्तियों का एक हमारे ऐसा समूह था कि जिनके माध्यम से ये चंद्रगुप्त द्वितीय अपने सारे कार्यों का निर्वहन करता था, ठीक है। और ये 9 व्यक्ति ऐसे होते थे, ये अपने अपने क्षेत्र के माहिर होते थे, यानी 9 व्यक्तियों का ये जो समूह था ये काफी विशेषज्ञ होते थे एक तरीके से यही बोल सकते हैं, या इनके अंदर कुछ विभिन्न गुण होते थे, विशिष्ट कुछ कलाएं होती थी या विशिष्ट जो भी एक प्रकार से बोले, अब इतना पर्याप्त है समझने के लिए, ठीक है। तो ये 9 व्यक्तियों का एक प्रकार से समूह होता था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इनको हम लोग 9 रत्न के नाम से जानते हैं। और ये जो 9 रत्न थे ये यार कहां पे थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और यहां से एक प्रश्न ये बनता है
कि इसके शासनकाल में दो राजधानियां बनी। कौन कौन सी? एक थी हमारी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, एंड दूसरा था हमारा उज्जैन, उज्जैन वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो नवरत्न रहते थे ये इसी उज्जैन वाले दरबार में रहते थे, ना कि पाटलिपुत्र वाले दरबार में। ठीक है, तो ये उज्जैन का जो क्षेत्र था ये काफी ज्यादा प्रचलित रहा चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में। इसके दोनों दरबार चलते थे, एक पाटलिपुत्र में दरबार चलता था और एक उज्जैन में चलता था। तो नवरत्नों का जो समावेशन था ये उज्जैन वाले दरबार में देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल में पाटलिपुत्र ये मगध वाला क्षेत्र था, यहीं पे हमारा फिलहाल में स्टार्ट ही होता है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र आज के तौर पे बोले और प्राचीन की संज्ञा अगर हम लोग देते हैं तो मगध वाले क्षेत्र में ही ज्यादातर शासक देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो जिनका उत्थान ज्यादातर मगध से ही होता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही एक हमारा चीनी यात्री आता है, चीनी यात्री आता है जिसको हम लोग फाहियान के नाम से जानते हैं। ये फाहियान अपनी एक यात्रा वृतांत के दौरान में, यात्रा वृतांत के दौरान में, यानी जब ये चीन से चलता है तब चीन से चलता है तो यहाँ पे इंडिया में आता है मध्य एशिया वाले साइड से। वहां पे ये क्या करता है कि आता है तो इंडिया में उस समय किसका दरबार चलता है या किसकी सत्ता स्थापित होती है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय की सत्ता स्थापित होती है, उसका शासनकाल चल रहा होता है यहाँ पे। तो जिस कारणवश ये इनके शासनकाल में आता है तो इतिहासकारों ने ये बताया कि फाहियान जब आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा होता है। तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में फाहियान जो था ये एक पुस्तक लिखता है पूरे के पूरे अपने यात्रा की, कि कैसे वो चीन से कहां पे आता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उसको कौन कौन सी जानकारियां रास्ते में प्राप्त होती है, और इंडिया के अंतर्गत आता है तो इंडिया में उसने क्या देखा, क्या समझा, क्या महसूस किया, या किस शासक के शासनकाल में आता है, वहां की स्थितियां कैसी थी। तो इस तरीके की जितनी भी सारी जानकारियां हैं वो सारी की सारी जानकारियां फाहियान ने अपने एक पुस्तक के माध्यम से लिख करके रख दिया या रचना कर दी, जिसको हम लोग फो की के नाम से जानते हैं। ये पुस्तक का नाम है जो कि ये फाहियान की यात्रा वृतांत का वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही एक हमारा बहुत ही प्रसिद्ध, जैसे हमारा आज अशोक स्तंभ प्रसिद्ध है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, उसी प्रकार से चंद्रगुप्त यानी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत एक हमारे स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिसको यार जिसने इतिहास पढ़ा होगा बाकायदा प्राचीन इतिहास वही जानेगा। क्या नाम था उसको हम लोग, नाम हमको याद रखना है, कुवत्तल उस इस्लाम मस्जिद के नाम से जानते हैं। एक हमारा लौह स्तंभ है, यह एक प्रकार का लौह स्तंभ है और यह इतना उस समय के कारीगर या उस समय के जो भी हमारे आर्किटेक्चर जो भी बोल सकते हैं, इतने टेक्नोलॉजी से बनाया कि आज भी इस स्तंभ में किसी भी प्रकार का जंग देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी आज भी ये पूरा का पूरा जिस तरीके प्राचीन समय में बनाया गया था उसी तरीके आज भी ये स्थापित है, इसमें किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगा। किस में का बनाया गया? लौह यानी लोहे की धातु का बनाया गया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तगड़ी थी प्राचीन के अंतर्गत। एंड यार इसी लौह स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं? कुवत्तल उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जानते हैं। कुवत्तल उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जानते हैं। कहां पे है? तो ये दिल्ली में पड़ता है। कहां पे?
ये आज भी दिल्ली में स्थापित है, जिसके मतलब किसके शासनकाल में करवाया गया, तो ये करवाया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में ये जो क्वत्तल उल इस्लाम मस्जिद था, ये इसका निर्माण तो करवाया ही गया। एंड इसके पश्चात में एक बात हमने समुद्रगुप्त से रिलेटेड ये याद रखनी है कि ये जो समुद्रगुप्त होता है, इसके समय में सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है, इन्हीं के संदर्भ में एक पॉइंट हमें ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही हम लोगों ने पढ़ा होगा कालिदास के संदर्भ में। कालिदास किसके समय में थे, तो ये थे हमारे किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इनका शासनकाल 75 से 15 तक था। जो भी हमने अध्ययन किया होगा, इनके द्वारा कई सारी ऐसी रचनाएं रचित की गई जो कि आज भी हम लोग हिंदी साहित्य में भी पढ़ते हैं और बाकायदा और जगह भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये किसके समय की बात होती है, ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास का शासनकाल या इनका जो काल का निर्धारण है वो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं इसका एक पुत्र आता है जिसको हम लोग कुमार गुप्त के नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त के पश्चात में कुमार गुप्त का अध्ययन करते हैं। कुमार गुप्त जो थे ये भी काफी महत्वपूर्ण शासक होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी कई ऐसे कार्य किए जिससे इतिहासकार प्रभावित हुए और काफी सारे लोगों ने अध्ययन भी किया इसका। ठीक है, देखते हैं इसी में कुमार गुप्त के संदर्भ में। कुमार गुप्त के संदर्भ में जो बात करेंगे कि इनका शासनकाल 415 से लेकर के 455 के मध्य में देखने के लिए मिल जाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र होता है कुमार गुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उतनी तवज्जो इसको नहीं दी जाती है। केवल और केवल इसको अगर इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अगर महत्वता दी है तो केवल और केवल एक कारण है उसका, क्या, कि इसने एक हमारे विश्वविद्यालय का निर्माण होता है इसी के शासनकाल में, जो कि काफी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय होता है और काफी प्रचलित होता है, जिसको हम लोग तक्षशिला वाले क्षेत्र में जानते हैं। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक हमारा विश्वविद्यालय था जिसको हम लोग ये हमने याद रखना कि एक विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो इसी के शासनकाल में होता है, जिसको हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था प्राचीन के अंतर्गत, और ये नालंदा विश्वविद्यालय आज भी काफी विख्यात है, काफी प्रचलित है। और ये इंडिया में नहीं है, प्राचीन के इंडिया में है, लेकिन वर्तमान के भारत में इसकी स्थिति नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि तक्षशिला वाला क्षेत्र हमारे था। उसी क्षेत्र में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया किसने, कुमार गुप्त ने, या इसी के शासनकाल में होता है। और फिलहाल में ये हमारा बौद्धों से जुड़ा विश्वविद्यालय था, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से संबंधित ये हमारा क्या था, विश्वविद्यालय था, जिस कारणवश बौद्धों को ज्यादा तवज्जो दी गई इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और ये जो कुमार गुप्त होता है ये यार क्या करता है कि ये स्वयं में यानी वैष्णव धर्म को मानता है,
या ब्राह्मण धर्म को मानता है, लेकिन ये अपने धर्म को तो मानता ही है, साथ साथ समाज में जो भी उस समय हमारे धर्म थे जो कि प्रचलित रहे या प्रचलित थे भी या नहीं थे, ये सारे धर्मों को साथ में लेकर के चलता है। ठीक है, तो इस कारणवश इसने बौद्धों के लिए एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया तक्षशिला वाले क्षेत्र में, जो कि मौर्यों के समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माना जाता था। ठीक है, तो वहीं पे इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण होता है। इसी के पश्चात में इसी कुमार गुप्त के समय में कुछ हमारी जनजातियां होती हैं, विदेशी जनजातियां, जो कि इसी के शासन काल में अटैक करती हैं। उनको हम हूणों के नाम से जानते हैं। हूणों का आक्रमण भी इन्हीं के समय में होता है, यानी कुमार गुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण होता है। हूणों का आक्रमण होता है और फाइनली ये हूण होते कौन है? तो एक प्रकार की ये भी मध्य एशिया की हमारी एक जाति या जनजाति होती है, जो कि ये कुमार गुप्त का जो भी हमारा प्रांत वाला या सीमा प्रांत क्षेत्र था, बॉर्डर टाइप में था, तो वहां पे ये बार बार अटैक करते हैं, जिससे कुमार गुप्त एक बार काफी ज्यादा मतलब क्या हो जाता है, बोलते हैं ना कि गुस्सा टाइप में, तो उसी प्रकार से जब इनको ध्यान दे देता है तो ये उनको प्रभावित भी करता है। यानी हूण जो होते हैं ये गुप्त साम्राज्य के लोगों को या कुमार गुप्त के समय जो भी समाज के लोग थे उनसे काफी डर और सहम जाते हैं हूणों से। तो इन्हीं सारी गतिविधियों को देखते हुए, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये जो कुमार गुप्त होता है ये मतलब एक तरीके से भेजता है अपने पुत्र स्कंद गुप्त को कि आप जाओ और हूणों को क्या करो, परास्त करो या उनको सीमा के बाहर भेजो, युद्ध करके कैसे भी करके। ठीक है, तो फिलहाल में ये स्कंद गुप्त को भेजता है और स्कंद गुप्त हूणों को परास्त कर भी देता है या उनके साथ आक्रमण करता है, तो विजयी घोषित होता है। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट ये याद रखना है कि हूणों का जो आक्रमण होता है किसके समय में होता है, वो स्कंद गुप्त के समय में ही देखने के लिए मिल जाता है। और यह पहला ऐसा शासक था जो कि विदेशी जनजातियां क्या करती हैं, आक्रमण करती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें कुमार गुप्त से रिलेटेड याद रखनी है। और फिलहाल में ये नालंदा विश्वविद्यालय एकदम महत्वपूर्ण है। ये किसने बनवाया, किसके शासन काल में बनवाया गया और किस लिए बनवाया और किस धर्म से रिलेटेड था, ये सारी चीजें हमने याद रखनी है। बात करते हैं स्कंद गुप्त की। इसका शासन काल 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी के मध्य में देखने के लिए मिल जाता है। इसमें यार काफी ज्यादा उतनी महत्वता इतिहासकारों ने नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये भले ही थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन एक तरीके से बोले तो ये गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक के तौर पे भी देखा गया, लेकिन अंतिम शासक था नहीं ये। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। क्यों? क्योंकि शासनकाल थोड़ा सा ही क्या होता है कि स्कंदगुप्त जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र होता है सत्ता में आता है, तो ये सत्ता में जैसे ही आता है तो यार इसको पहले ही कुमार गुप्त ने हूणों को पराजित करने के लिए भेजा था। तो जैसे ही ये जब हूणों को पराजित कर देता है तो इसका जो पिता होता है अर्थात कुमार गुप्त, वो यार ये जान जाता है या उसको ये आभास हो जाता है कि हाँ मेरा पुत्र अब योग्य है सत्ता को संभालने के लिए, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, जिससे इसको अपनी गद्दी सौंप देता है। और फाइनली स्कंदगुप्त राजा बनता है और राजा बनते ही ये कुछ हमारे कार्य करता भी है और कुछ कार्य करता भी नहीं है, तो ज्यादा शासनकाल इसका नहीं चलता है। फिलहाल में ये हमारा 10 से 12 साल ही शासन करता है। ठीक है, और धीरे धीरे देखते ही देखते ये गुप्त साम्राज्य जो है ये 467 ईस्वी के आसपास आकर के इसकी समाप्ति हो जाती है या समाप्ति की दिशा में ये तेजी से अग्रसर होने लगता है। और इसके बाद के जो भी वंशज आते हैं
वो उतने अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये जो गुप्त साम्राज्य होता है ये पतन की स्थिति पैदा हो जाती है। यहीं से पतन की स्थिति यही स्कंदगुप्त के शासनकाल से ही पैदा हो जाती है, यानी 467 ईस्वी के पश्चात में। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ऐसी स्थिति बन ही जाती है, या फाइनली ऐसा बोल सकते हैं कि इसी स्कंदगुप्त के समय से ही हमारा गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। पूर्णतः कब समाप्त होता है? ये दो शासक हमारे और आते हैं, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। भानुगुप्त जो है ये 510 ईस्वी में इनके शासनकाल का एक अभिलेख मिलता है, जिसको हम लोग एरण अभिलेख के नाम से जानते हैं। इस एरण अभिलेख में किसी के सती होने का प्रमाण भी देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? किसी के सती होने का प्रथम प्रमाण जो है वो एरण अभिलेख से देखने के लिए मिल जाता है। किसके शासनकाल में? भानुगुप्त के शासनकाल में, 510 ईस्वी के अंतर्गत में। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त के पश्चात भानुगुप्त आते हैं, एंड भानुगुप्त के पश्चात में विष्णुगुप्त आते हैं, जो कि विष्णुगुप्त भी उतने महत्वपूर्ण शासक के तौर पे नहीं जाने जाते हैं। ये बहुत ही छोटे स्तर पर अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और फाइनली 550 ईस्वी तक आते आते गुप्त साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे गुप्त साम्राज्य के जो भी शासक थे, या उनसे रिलेटेड जो भी कार्यकाल था, या जो भी हमारे शासक थे उनके संबंध में जो भी सारी चर्चाएं वर्णित है, या जो भी सारी घटनाएं हुई इतिहास के अंतर्गत, जो कि इतिहासकारों ने बाकायदा गुप्त साम्राज्य नामक चैप्टर के नाम पे प्राचीन इतिहास में दर्ज करके रख दिया, हमेशा और हमेशा के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें या इन शासकों के संदर्भ में गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड इतनी ही चीजें हमने पढ़नी थी। ठीक है, जिसका अध्ययन हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया कि अगर किसी भी प्रकार का यहाँ से कोई प्रश्न बनता है शासकों के संदर्भ में तो वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, शासकों के संदर्भ में पर्याप्त है इतना। बाकी इसकी मिलेंगे इसके किसी नेक्स्ट पार्ट में, यानी अभी 1 से 2 क्लास और अटेंड करेंगे, इसकी सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी गुप्त साम्राज्य के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए